एक गांव में वसंत नाम का एक राजमिस्त्री अपनी पत्नी विमला और अपनी बेटी नंदिनी के साथ रहा करता था। वसंत एक बहुत अच्छा कारीगर था, लेकिन उसकी गरीबी को देखकर उसे कोई काम नहीं देता था और उसकी पत्नी भी बीमार रहती थी। एक दिन वसंत गांव में एक चाय की दुकान पर उदास था कि तभी गांव का नंदलाल वहां पर आ गया। क्या हाल है बसंत? अब क्या बताऊं नंदलाल जी, मेरी पत्नी सदैव बीमार रहती है और मेरी बेटी नंदिनी भी जवान हो चुकी है। मुझे उसके हाथ पीले करने की दिन रात चिंता लगी रहती है। अरे तुम अपनी पत्नी को किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं दिखाते? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अपनी पत्नी को शहर ले जाओ, शहर में अच्छा इलाज हो जाएगा। और रहा सवाल नंदिनी के विवाह का, तुम तो जानते ही हो बसंत कि लड़के वाले चाहे कितने भी शरीफ क्यों ना हो, मगर दहेज तो सबको ही चाहिए होता है। शहर के डॉक्टर मेरी औकात से बाहर हैं नंदलाल जी। मैं तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। भला मैं शहर के डॉक्टर की क्या फीस चुकाऊंगा? समझ में नहीं आता कि मेरी बिटिया नंदिनी का विवाह कैसे होगा। तो फिर अपनी पत्नी को ऐसे ही मरने दो और अपनी बेटी को जीवन भर अपने घर पर कुंवारी बिठा कर रखो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ। तुम्हारे पास अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि तुम उसका इलाज नहीं करा सकते। और जब तुम्हारे पास धन नहीं होगा तो तुम अपनी बिटिया के हाथ पीले कैसे करोगे? कौन उसे ब्याह कर ले जाएगा? मेरी पत्नी और बेटी के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आप तो गांव के अमीर व्यक्ति हैं और मैं एक कुशल राजमिस्त्री हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे कहीं काम दिलवा सकते हैं। तुम्हें कौन काम पर रखेगा बसंत? अपनी हालत देखो, अभी से ही चलने में तुम्हारी टांगे कांपती हैं। तुम भला किसी का मकान क्या बनाओगे? देखो बसंत, मकान बनाना अब तुम्हारे बस का नहीं रहा। नंदलाल और बसंत की बातें वहीं पर बैठा हुआ गांव का ही एक आदमी अर्जुन बहुत देर से सुन रहा था। ये गलत बात है नंदलाल जी। बसंत चाचा अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप कि वो काम नहीं कर सकते? तुमसे कितनी बार कहा है अर्जुन कि जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो बीच में अपनी टांग मत अड़ाया करो। नंदलाल की बात सुनकर अर्जुन चुप हो गया। वैसे बसंत, मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम उस उपाय को कर लोगे तो तुम जिंदगी भर सुखी रहोगे और हाथ में 4 पैसे भी आ जाएंगे और तुम्हारी पत्नी का इलाज भी हो जाएगा। फिर नंदिनी का विवाह भी आसानी से हो पाएगा। तो फिर जल्दी बताइए नंदलाल जी, मैं अपनी पत्नी के इलाज और नंदिनी के विवाह के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बसंत, तुम्हारा मकान काफी बड़ी जमीन पर बना हुआ है। तुम अपनी जमीन को किसी को बेच दो, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तुम एक काम करो, तुम उस जमीन को मुझे ही बेच दो। क्या ये कैसी बातें कर रहे हैं आप नंदलाल जी? मैं अपना घर किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। मेरे पूर्वजों की निशानी है। शायद आप मेरे पूर्वजों के बारे में नहीं जानते। अगर आप उनके बारे में कुछ भी जान रहे होते तो आप अपनी जुबान से ये शब्द बिल्कुल नहीं निकालते। अबे, ऐसी पूर्वजों की निशानी का क्या फायदा जो वक्त पर काम ना आए? सोच लो और समझ लो, मैं तुम्हारा मकान अच्छे दाम में खरीदने को तैयार हूँ। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। किसी कीमत पर नहीं। और एक बार को अगर मेरे मन में उस मकान को बेचने का विचार आ भी जाता तो भी मेरी पत्नी और मेरी बेटी नंदिनी इसके लिए कभी तैयार नहीं होती। नंदलाल क्रोधित हुआ और वहां से चला गया। दिल छोटा मत कीजिए बसंत चाचा, हिम्मत रखिए और भगवान पर भरोसा रखिए। उसी भरोसे पर तो आज तक जिंदा हूँ अर्जुन, लेकिन मुझसे लोगों के ताने नहीं सुने जाते। मैं लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं कुशल राजमिस्त्री हूँ? मैं लोगों को वो घर तैयार करके दे सकता हूँ जो बड़ी से बड़ी कंपनी और बड़े से बड़ा इंजीनियर भी तैयार करके नहीं दे सकता। अर्जुन, सभी मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति को जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे कोई काम नहीं देता। अपने गांव का कैलाश अपनी कोठी बनवा रहा है चाचा, आप वहां बात करके क्यों नहीं देखते? मेरे ख्याल से आपको एक बार जरूर कैलाश से मिलना चाहिए। अगर उससे आप पर भरोसा हो गया ना तो वो आपको काम दे सकता है। और मैं तो आपके काम को जानता हूँ चाचा। आपके जैसा कुशल राजमिस्त्री आज भी कोई नहीं है। शायद तुम सही कहते हो अर्जुन, मैं कल ही कैलाश के पास जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ अर्जुन, विमला की दवाई का वक्त हो गया है। इतना बोलकर बसंत अपने घर चला गया।
उसकी पत्नी विमला को बहुत खांसी हो रही थी। वसंत अपनी बेटी नंदिनी से बोला, क्या तुमने अपनी माँ को दवाई नहीं पिलाई नंदिनी? अच्छा हुआ आप आ गए पिताजी। माँ से कई बार कह चुकी हूँ कि दवाई पी लीजिए, मगर वो है कि मेरी बात सुनती ही नहीं। वसंत तुरंत विमला के पास पहुँच गया। लगता है तुमने सुबह की दवाई नहीं पी। डॉक्टर ने कहा था कि दवाई को सुबह शाम पीना है। मैं सुबह से ही माँ को बोल रही थी कि दवाई पी लो माँ, दवाई पी लो, मगर माँ ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अरे नहीं जी, शीशी में दवाई बहुत कम रह गई थी। इसी वजह से मैंने सोचा कि 2 वक्त की जगह 1 वक्त इस दवाई को पीऊंगी। और वैसे भी दवाई तो रोज रोज की ही है ना। तुम तो जानती हो विमला, जब तुम इस दवाई को नहीं पीती हो तो तुम्हें खांसी होने लगती है। अपना ख्याल रखो। आप जब लोगों से मेरी दवाई के लिए कर्जा मांग कर आते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं जानती हूँ कि आपके ऊपर वैसे भी बहुत लोगों का कर्जा चढ़ा है। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है विमला। मैं उन सारे कर्जों को एक ही झटके में चुका दूंगा। बस मुझे काम मिलने की देर है। आज सुबह भी 2-3 कर्जदार आपको पूछते हुए घर आए थे। चिंता मत करो विमला, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी, गांव के नंदलाल जी भी आपकी गैर हाजिरी में आए थे और वो बोल रहे थे कि इस मकान को बेच दो। कभी कभी अब मेरे दिल में भी यही ख्याल आता है। ऐसा भूल कर भी मत कीजिएगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मकान आपके पूर्वजों का है और आपके पूर्वज मामूली इंसान नहीं थे। तुम्हारी ही बात मेरे दिमाग में आ जाती है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। चिंता मत कीजिए, आप अपने जमाने के बहुत कुशल राजमिस्त्री रहे हैं। बस आपको काम मिलने की देरी है। वैसे आज आपको कहीं काम मिला? नहीं विमला, आज भी कहीं मुझे कोई काम नहीं मिला। लेकिन अर्जुन बता रहा था कि कैलाश अपनी कोठी बनवा रहा है। तो फिर आप जाकर कैलाश से अपनी बात क्यों नहीं कर लेते? कल सुबह मैं कैलाश के यहाँ जाऊंगा। अगली सुबह वसंत तैयार होकर कैलाश जमींदार के घर पर चला गया। बसंत, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? मैं काम के लिए आपके पास आया हूँ। अर्जुन ने मुझे कल बताया कि आप यहाँ पर अपनी एक कोठी बनवा रहे हैं। आप काम पर मुझे रख लीजिए। मैं आपकी कोठी में ऐसी डिजाइन बना कर दूंगा कि उसे बस आप देखते रह जाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है बसंत। मैं कोठी बनवा रहा हूँ, कोई ईंटों का भट्टा नहीं लगवा रहा जो मैं तुम्हें काम पर रख लूं। तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने करोड़ों रुपए तुम्हारे जैसे सड़क छाप के लिए खराब कर दूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि मैं अपनी कोठी के लिए तुम पर भरोसा करूंगा? आप मुझ पर एक बार भरोसा करके तो देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दूं, यहाँ से खुद निकल जाओ। वसंत निराश होकर नीची निगाह करके वहाँ से चला गया। वसंत की बीवी की बीमारी बढ़ती जा रही थी और नंदिनी की उम्र भी। आसपास के गांव में कहीं भी मकान बनते देख वसंत बेचारा वहां पहुंच जाता, मगर हर कोई वसंत को गालियां देकर भगा देता। वसंत की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी। थक हार कर एक दिन वसंत आधी रात के वक्त अपने घर पर एक पुराना बक्सा खोलकर बैठकर उस बक्से में कुछ देखने लगा। उस बक्से के अंदर बहुत पुराने कागजात रखे हुए थे। वसंत उन कागजात, जिनमें कुछ अजीबो गरीब डिजाइन बने हुए थे, उनको बहुत गौर से देखने लगा। आप इतनी रात में जाग रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? मैं देखना तो नहीं चाहता था विमला, लेकिन अब मुझे देखना ही पड़ेगा। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारी बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ नंदिनी बिटिया की आयु भी। कुछ वर्षों तक अगर हमारी आर्थिक स्थिति ऐसे ही खराब रही तो कोई भी लड़का नंदिनी बिटिया से विवाह भी नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे? आप अच्छी तरह से जानते हैं
कि आपको इस गांव में कोई भी काम नहीं देता। सच तो ये है कि किस्मत आपसे रूठी हुई है। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता विमला, लेकिन अब तुम्हें सच्चाई बताने का समय आ गया है। तुम्हें पता है विमला, शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। इस बात को कौन नहीं जानता। हाँ, लेकिन जो बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो बात हर कोई नहीं जानता। ताजमहल बनवाने के बाद शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, मगर उनमें से एक मजदूर जिंदा बच गया था। मैं उसी मजदूर की पीढ़ियों में से हूँ। हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वज हमें बताते चले आए हैं कि हम किस पीढ़ी से हैं। वसंत की बात सुनकर उसकी पत्नी विमला का मुंह हैरत से फटा का फटा रह गया। उसकी बिटिया नंदिनी की भी आंख खुल गई। वो भी हैरत से सब कुछ सुनती जा रही थी। अगर ऐसी बात है पिताजी, तो फिर हम सबसे पहले अपने घर को बनाएंगे। चिंता मत करो नंदिनी। अगले दिन बसंत अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपने ही मकान को तोड़ने लगा। सभी गांव वाले बसंत का मजाक उड़ाने लगे, मगर कोई नहीं जानता था कि वसंत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वसंत ने अपने मकान की सारी दीवारों को तोड़कर बहुत सारी ईंटें इकट्ठा कर दी। और एक रात जब गांव वाले सोकर उठे तो उन सब के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने देखा कि वसंत के घर की जगह वहां पर एक ताजमहल जैसा घर दिखाई दे रहा था। गांव के अमीर व्यक्ति सुखिया चाचा भी वसंत की ओर देखकर बोले, अरे ये तो बिल्कुल ताजमहल जैसा लगता है। इसको किसने बनाया है? ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार नहीं है चाचा, ये मेरे हाथों की कारीगरी है और मेरी कुशलता का सबूत है। मैं भी अपना घर बनवा रहा हूँ बसंत, और मैंने अपना घर बनवाने के लिए शहर से कुछ इंजीनियर बुलवाए थे। मैं आज ही उन इंजीनियर को आने से मना कर दूंगा। क्या तुम मेरा घर ऐसे ही बना सकते हो? मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। वसंत ने मुस्कुराते हुए सुखिया चाचा की बात में हामी भर दी। कुछ ही दिनों में सुखिया चाचा का मकान भी हूबहू ताजमहल के जैसा वसंत ने बनाकर खड़ा कर दिया। कुछ ही महीनों में वसंत के पास काम की लाइन लग गई। देखते ही देखते वसंत बहुत धनवान हो गया, मगर उसने देखा कि उसके गांव के गरीब व्यक्ति हसरत भरी निगाहों से उन मकानों की ओर देखते थे। उन गरीबों को देखकर वसंत को अपनी गरीबी याद आ जाती थी। एक दिन एक गरीब व्यक्ति वसंत के पास आकर बोला, मेरी 10 वर्षीय पुत्री है बसंत, और वो बहुत दिनों से जिद कर रही है कि उसका घर भी बिल्कुल ऐसा ही हो जैसा आपका है। चिंता मत करो, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे घर को बिल्कुल ताजमहल जैसा बना दूंगा। लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं तुमसे पैसे जरूर लूंगा, लेकिन सिर्फ 1 रुपया। 1 रुपया? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सब कुछ मुमकिन हो सकता है अगर ईश्वर पर विश्वास हो तो। बसंत ने उस गरीब व्यक्ति से 1 रुपया ले लिया। कुछ ही दिनों में बसंत ने सिर्फ 1 रुपए में अपने गांव के सभी मकान ताजमहल जैसे बनाकर खड़े कर दिए, सिवाय नंदलाल और कैलाश के मकान को छोड़कर। उन दोनों के मकान गांव में सबसे अलग नजर आते। और एक दिन वो दोनों बसंत के पास आकर बोले, हमें क्षमा कर दो बसंत, इस गांव में सिर्फ हम दोनों के ही मकान दूर से बड़े बेकार और अलग नजर आते हैं। जिस तरह से तुमने गांव के और भी मकान ताजमहल जैसे बना दिए हैं, हमारा भी बना दो। नहीं, मैं तुम दोनों के घर इन जैसे नहीं बना सकता, क्योंकि तुम दोनों इस काबिल हो ही नहीं कि तुम इस तरह के घर में रह सको। तुम दोनों ने हमेशा मेरी कारीगरी का मजाक उड़ाया और मुझे अपमानित किया। समझ गया, तुम्हें इसकी कीमत चाहिए ना? मैं कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मैं पैसे का कभी भूखा नहीं रहा। गांव के सभी गरीबों के मैंने सिर्फ 1 रुपए में ताजमहल जैसे मकान बनाकर तैयार करके दिए हैं। अब तुम दोनों जा सकते हो। मैं तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं हूँ जो तुम्हें अपमानित करके घर से बाहर निकाल दूं।
लेकिन दोबारा मेरे घर पर कभी मत आना। नंदलाल और कैलाश मुंह लटकाकर वहां से चले गए। कुछ ही समय बाद उस गांव में टूरिस्ट और सैलानी आने लगे। सभी गांव वालों ने आपस में मिलकर वसंत को मुखिया घोषित कर दिया और देखते ही देखते वसंत का गांव देश भर में प्रसिद्ध हो गया। वसंत आज भी ताजमहल जैसे घर बनाता है, मगर सिर्फ गरीबों के लिए, और वो भी सिर्फ 1 रुपए में।